वेलकम बैक। आज हम लोग सीखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। उसकी पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। मतलब अगर वैद्युत द्विध्रुव हो तो उसके अक्ष मतलब जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव रखा हो उस अक्ष पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें ज्ञात करनी हो तो हम अक्षीय स्थिति का फार्मूला लगा करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक। और निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति जो होती है वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है। और उस निरक्षीय रेखा पर किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो हम आसानी के साथ निकाल पाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मान लीजिए कि ये हमारा माइनस क्यू है, ये हमारा प्लस क्यू है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण हो और ये हमारा अक्षीय स्थिति हो गई, ये हमारा अक्षीय अक्ष हो गया और ये हमारा निरक्षीय अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारी निरक्षीय, ये अक्षीय हो गया, ये हमारा निरक्षीय हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इस बिंदु पर ये हमारा अक्ष है। किसी भी बिंदु पर अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो निकाल सकते हैं। अक्षीय अक्ष का फार्मूला लगा करके E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r, ये फार्मूला हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति की बात करें तो इस अक्ष पर अगर हमें निकालना हो किसी भी बिंदु पर ऊपर या नीचे तो हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r ये फार्मूला लगा करके और हम आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सरल शब्द दोनों हम लोग डिराइव किया था। लेकिन क्या हो अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इस बिंदु पर, मतलब अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को छोड़ करके किसी अन्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फार्मूले होंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही सरल है और वो एक यूनिक फार्मूला होगा हमारे लिए जिसके द्वारा हम अक्षीय स्थिति पर भी निकाल पाएंगे, निरक्षीय स्थिति पर भी निकाल पाएंगे और किसी भी बिंदु पर होल पॉइंट है ना अराउंड द मैग्नेटिक डाइपोल के चारों तरफ का कोई भी बिंदु हो, चाहे वो अक्षीय स्थिति हो, चाहे निरक्षीय स्थिति हो, चाहे अदर कोई भी पॉइंट हो, किसी भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी होगी तो हम उस एक फार्मूले के द्वारा हम आसानी के साथ ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस फार्मूले को डिस्कस करते हैं। ये वह कौन सा ऐसा फार्मूला है। ठीक है, पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे कि हेडिंग क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आइए कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको इंग्लिश डिकोड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to electric dipole at any point या आप ये कह सकते हो at इलेक्ट्रिक डाइपोल अराउंड एनी पॉइंट। ठीक है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के चारों तरफ किसी भी बिंदु पर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा माइनस आवेश हो गया, ये हमारा प्लस आवेश है। इसको हम ए बिंदु मान लेते हैं, इसको हम बी बिंदु मान। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पीछे हम लोगों ने 1 by 1 क्लासेस डिस्कस किए हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं धनावेश से चलकर ऋणावेश पे आती है। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है।
तो इसकी डायरेक्शन हम डिफाइन कर लेंगे, इसकी डायरेक्शन वैद्युत द्विध्रुव की है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट होगा हमारा, मिड पॉइंट को हम क्या ले लेंगे, मिड पॉइंट को हम लेंगे 12, ये हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 12 लिखते हैं। और मान लीजिए कि हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ये कोई बिंदु है P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, फाइंड आउट करनी। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से एक रेखा हम खींच लेंगे इस बिंदु की तरफ और इसको डिफाइन करेंगे कि ये जो रेखा है ये हमारी कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी ये वैद्युत द्विध्रुव से थीटा एंगल मेक कर रही होगी, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो थीटा एंगल बना रही है। तो यहाँ पे जब हम लोग पैराबोलिक पाथ पढ़ रहे थे, तो पैराबोलिक पाथ में हम जब किसी भी बॉडी को एक प्रोजेक्टाइल मोशन में परवलयाकार पथ पर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वहां पे 2 घटक निर्माण होते हैं। जिस तरीके से हम लोग निरक्षीय स्थिति पे देख रहे थे 2 घटक थे, साइन थीटा कॉस थीटा, उसी तरीके से यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के 2 घटक का निर्माण होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक जिसे हम साइन थीटा कहेंगे और एक क्षैतिज घटक जिसे हम लोग कॉस थीटा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घटकों का निर्माण होगा, देखिए ये हमारा होगा P साइन थीटा और ये हमारा होने वाला P कॉस थीटा, ठीक है। क्षैतिज घटक क्यों इसको ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये लाइन हमारे क्षैतिज घटक कहलाएगी। इसके अकॉर्डिंग वैद्युत द्विध्रुव की ये क्षैतिज घटक होगी और इस लाइन के अकॉर्डिंग ये जो हमारा अक्ष होगा ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक होगा। क्यों, क्योंकि इस रेखा की ये क्या है, लंबवत। तो इस रेखा के लंबवत घटक को हम ऊर्ध्वाधर घटक कह लेंगे और इस रेखा के संरेखीय अक्ष को, अलाइन एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज अक्ष कह लेंगे, ठीक है। तो ये कॉस थीटा का निर्माण। अब यहाँ पे इन दोनों अक्षों के द्वारा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 होगी, ठीक है। देखिए इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसको हम कहेंगे E1 और ऊर्ध्वाधर घटक के द्वारा इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर E2 होने वाली और इसका परिणामी जब हम निकालेंगे तो ये हमारा बनेगा E और ये इसका एंगल हमारा बनेगा फाई, ठीक है। इस तरीके से हम वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं किसी भी बिंदु के लिए। ये बड़ा ही सिंपल फिगर होता है। आपको डिफाइन फिर से कर देते हैं। 2 हमने आवेश दिया, इन दोनों आवेशों की एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा, ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हुआ। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमने दिखाई माइनस साइन से प्लस साइन की तरफ, है ना। क्यों, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है वो वैद्युत बल रेखाओं के विपरीत होती है, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखते हैं जिस बिंदु पर हमें निकालना हो, अगर मान लीजिए सपोजेड मानिए अगर हम दूसरा लेते हैं, वो तो परमानेंट रहने वाला है, हम एक पर इसके लिए बनाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हमें कोई बिंदु यहां पे लेना हो, ठीक है, सपोजेड मान लीजिए इस बिंदु पे लेना हो, तो हम ये जो डायरेक्शन होगी हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे होंगे, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन कर रहे होंगे। जब इस तरीके से डिफाइन कर रहे होंगे इस बिंदु को, तो यहां पे हमारा ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा ये, ठीक है, और क्षैतिज घटक बनने वाला होगा हमारा ये। इसे हम कहने वाले हैं P साइन थीटा, इसे हम कहेंगे P कॉस थीटा कहेंगे। तो यहाँ का जो घटक बनेगा ये हमारा बनने वाला है E1, ये हमारा बनेगा E2 और इसका बनेगा E। देखिए टोटली डायरेक्शन चेंज, ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में ये मेक हो रहा होगा, यहाँ पे एंगल हमारा ये बन रहा है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हमें जिस पॉइंट को लेना होगा उस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एंगल को फॉरवर्ड कर देंगे। तो इसके लिए अब ये अक्ष जो हुई ये हमारी क्षैतिज हो गई और ये अक्ष जो हुई हमारी क्या हो गई, ऊर्ध्वाधर हो गई, ठीक है। तो हमने इसको P cos थीटा लिया, इसको P sin थीटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए आइए आगे देखते हैं डेरिवेशन के बारे में, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग पिछले वीडियो में थ्योरी लिखते थे उसी तरीके से हम इसको भी डिफाइन करेंगे। कहेंगे माना 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रवृत्ति के आवेश
प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे हैं हाँ, जो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं ठीक है, निर्माण करते हैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो द्विध्रुव से थीटा कोण बनाता है ठीक है। अतः यहां क्षैतिज घटक P cos थीटा एवं ऊर्ध्वाधर घटक P sin थीटा का निर्माण होगा एवं इनके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं E2 प्राप्त होगा बात सुन रही। इन दोनों घटकों के कारण इस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। क्षैतिज घटक के कारण E1 प्राप्त होगा और ऊर्ध्वाधर घटक के कारण क्या प्राप्त होगा? E2 प्राप्त होने वाला। ठीक है, तो कहेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगा? E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये अक्षीय अक्ष है, ये अक्षीय स्थिति का है, और ये जो है ये अक्षीय स्थिति है, और ये जो है निरक्षीय स्थिति है। अक्षीय स्थिति का हमारा फार्मूला होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, E अक्षीय बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r3, और E निरक्षी का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r। ठीक है, ये मान होते हैं। तो कहेंगे अतः ऐसे लिखिए, अतः E1 बराबर समीकरण में से एक मान E1 बराबर क्या कह लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p है 2p। देखिए जो p है ये हम क्षैतिज घटक ले रहे हैं, तो p के स्थान पर हम क्षैतिज घटक को क्या लेने वाले हैं? p cos थीटा। क्या लेने वाले हैं? p cos थीटा। तो कहेंगे 2p cos थीटा अपान कितना r के, इक्वेशन नंबर 2। अब कहेंगे एवं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p। ऊर्ध्वाधर घटक क्या लेंगे?
पी साइन थीटा, तो कहेंगे पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू। इसको परिणामी न कहें, पर कुल कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हो गया कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना हो गया, क्योंकि परिणामी हम निकालते हैं तो वहां फाइंड आउट करेंगे, भी बताएंगे आपको। तो ये हमारी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये बराबर इतना और इतना। लेकिन जब इस पर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा, परिणामी फाइंड आउट करना होगा, तो हम जानते हैं कि एक वेक्टर में एक नियम होता है कि अगर हमें दो वेक्टर दिए गए हैं और इसका हमें परिणामी निकालना हो, आर निकालना हो, ये हमारा ई वेक्टर हो, ये हमारा बी वेक्टर हो, ठीक है, ये थीटा को मेक करता हो, तो आर बराबर हम लिखते तो हैं ए प्लस बी, परंतु जब रिजल्टेंट की बात आती है तो हम कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहेंगे आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट होता है, ये हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये तो हमारे वेक्टर फॉर्म में है, ये हमारा देखिए वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर रूप है। लेकिन जब रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट रूप ये आने वाला है, परिणामी ये हमारी आने वाली, ठीक है। तो हम इसका परिणामी निकालेंगे, देखिए सेम इसी फार्मूले से कहेंगे, सेम 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 इसी फार्मूले से कहेंगे, ये फार्मूला हमारा होने वाला है। कहेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कहेंगे E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। E1 E2 का मान रखेंगे यहां से, E बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, ये होने वाला है, होगा। अब देखिए एक चीज यहां पे कॉमन मिल रही है आपको, ठीक है, दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, E बराबर आप देखोगे कि यहां पे दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब कॉमन मिल रहा है। क्या इसका स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या बचने वाला है, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बचेगा। देखिए 1/4 पाई 2 p r क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, दोनों में से हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। तो कहेंगे E बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे होने वाला अंडर रूट, ये अंडर रूट में ही रहेगा, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी। और एक चीज हम लोग देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक चीज हम लोग और जानते हैं मैथमेटिकल फार्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहने वाले हैं E बराबर, ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा है, ये माइनस है, 4 में से हम 1 घटा देंगे कितना आएगा 3, ठीक है। तो हमारा आने वाला है E बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, यहां पे बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा फार्मूला बनता है। किसी किसी बुक में ये इस डायरेक्शन में दिया होता है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, ये होता है इस तरीके 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, ये आगे आगे पीछे कोई भी कर सकता है, कोई भी। ठीक है, इसी फार्मूले को हम इस तरीके से लिया। चीजें समझ में आ रही है? अब आप कहेंगे कि सर यहां से अक्षीय और निरक्षीय कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अक्षीय और निरक्षीय के लिए होता क्या है, देखिए, आइए देखते हैं। जब हम अक्षीय अक्ष की बात करेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव जो हमारी पॉइंट होगी, देखिए ये लाइन है, तो ये जो लाइन है जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, यहां पे हम एक फिगर और बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, तो हमें इस बिंदु पर ज्ञात करनी हो, तो हमने इस तरीके से फॉर्मेशन किया, ये थीटा कोण बना। ठीक है, अगर हमें इसको हटाते हैं, अगर हमें इस बिंदु पर निकालना हो तो हमारा थीटा कितना बना, थीटा बराबर 90, तो ये हमारा क्या हो गया, निरक्षीय अक्ष हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यदि हमें एक्स अक्ष पर निकालना हो तो ये दोनों एक ही रेखा पर है, और जब दो लाइन एक दूसरे के संरेख होती है तो उनके द्वारा बनाया गया कोण कितना इसका होता है, थीटा बराबर 0। ठीक है, जब दो लाइन एक ही रेखा पर संरेखित होती है तो उनके द्वारा बनाया गया कोण 0, और जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनके द्वारा बनाया गया कोण कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो निरक्षीय अक्ष पर थीटा का मान हमारा 90 डिग्री होगा और अक्षीय अक्ष पर कितना होने वाला, 0 होने वाला। तो कहेंगे अक्षीय अक्ष पर, अक्षीय स्थिति में, स्थिति के लिए लिखिए, स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए क्या होगा भाई बताइए तो, अक्षीय स्थिति के लिए होगा थीटा बराबर कितना होगा, 0। जब थीटा बराबर हमारा 0 होने वाला है तो कहेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब, और यहां पे हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर 0, तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 0। और आप जानते हो कि कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होने वाला है, तो यहां पे रखेंगे 1। E अक्षीय बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब, और ये होने वाला है 1 प्लस, यहाँ पे इसका मान 1 रखेंगे, ये होगा 3 × 1 314 है ना। E अक्षीय बराबर हो जाएगा, अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब, और ये होने वाला √4। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हम कोई भी मान अंडर रूट से निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 4 हमने निकाला, तो इसका मान कितना होगा, +-2। क्यों +-2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 × 2 इसका मान भी 4 होता है, और -2 × 2 इसका मान भी 4 होता है। ठीक है, तो ये दोनों मान 4 होते हैं, तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन 4 होता है दोनों का, तो किसी भी वैल्यू को जब हम अंडर रूट से निकालते हैं तो इसका मान माइनस और प्लस दोनों होते हैं। लेकिन यहां पे हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, क्यों, क्योंकि ये मान हमारे क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, E बराबर अक्षीय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर क्यूब। देखिए, ये अक्षीय स्थिति का फार्मूला हमारा ड्रॉ। ठीक है, और इसी संदर्भ में हम लोग निरक्षीय को भी देख लेते हैं, एक बार निरक्षीय टॉपिक को भी देख लेते हैं, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, निरक्षीय अक्ष को देखें तो कहेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति के लिए देखिए तो जरा क्या हो जाएगा निरक्षीय स्थिति के लिए, थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो कहेंगे तब यही फार्मूला यूज करने वाले हम लोग, ये जेनेरिक फार्मूला होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान
आर क्यूब अंडर रूट 1+3 cos² थीटा। थीटा का स्थान पे क्या रखेंगे 90 डिग्री 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1+3 cos² 90। cos 90 का मान कितना होता है जरा बताइए तो। cos 90 का मान कितना 0। याद रहे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में हमने बताया है आप लोग को, है ना, एक बार जाके वो वीडियो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। इसका मान जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा मान 0 होने वाला है, ये यहाँ बचने वाला है अंडर रूट 1। और अंडर रूट 1 का मान कितना होता है अंडर रूट 1 का मान 1 ही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक की घात अगर कितनी भी घात रहे तो उसका मान कितना होगा 1। 1 की घात कितना होने वाला एक के घाते 1/2, 1/2 का मान कितना होने वाला हम जानते हैं कि एक के घात कुछ कोई भी हो, है ना, 1 के पावर कोई भी मान हो, 1 2 10 20 50 100 कुछ भी हो तो उसका मान कितना होने वाला है 1 ही होने वाला है। 1 के पावर 1/2 इसका मान 1 आएगा। तो कह देंगे ई निरक्षी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन कितना हो जाएगा आर क्यूब। देखिए ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, ये हमने अक्षीय स्थिति का फार्मूला डिराइव किया था, ये हमने निरक्षीय स्थिति का फार्मूला डिराइव, दोनों फार्मूले हम लोग अलग अलग डिराइव किए थे। लेकिन यहाँ पे ये दोनों फार्मूले आपको सेम एक फार्मूले से निकलते हुए नजर आ रहे होंगे, है ना, जो हमारा फार्मूला ये है यूनिक फार्मूला। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, किसी भी बिंदु पर चाहे अक्षीय हो या निरक्षीय हो, किसी भी बिंदु पर फार्मूला ज्ञात करना हो, फाइंड आउट करना हो, मान ज्ञात करना हो तो हम इस फार्मूले का जेनरिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अक्षीय दिया हो या निरक्षीय दिया हो तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट हेल्पफुल फार्मूला होने वाला है, ठीक है। आइए अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है tan थीटा, ठीक है। tan फाई, देखिए ये जो परिणामी एंगल है थीटा, परिणामी एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कहेंगे परिणामी, है ना, tan फाई का मान कितना होता है tan थीटा बराबर कितना होता है लंबटे में, बोलिए लंबटे में आधार, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया ये लंब हो गया, ये क्या होगा आधार। तो लंब कितना हो गया E2, आधार कितना E1, ठीक है। लाल बटा कक्का हमने बताया रहा होगा LAL बटे में कक्का, ये हो गया लंब बटे में आधार। देखिए ये हमारा लंब हो गया, लंब मतलब ऊर्ध्वाधर घटक और आधार मतलब क्षैतिज घटक, ठीक है। तो लंब बटे में आधार tan फाई बराबर लंब बटे में आधार। तो लंब का मान कितना है E2 का मान कितना हमारा है, क्या गया E2, सॉरी हाँ ये हमारा E2 था ना, E2 का मान वहां पे था, ठीक है। E1 का मान हमने बताया था पीछे देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन cos थीटा आर क्यूब, और E2 का मान बता रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हमने बताया रहा होगा, ठीक है। तो सारे मान रखते हैं, देखिए कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन आर क्यूब और बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये 2 होने वाला है, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा देखिए क्या बचने वाला है tan फाई बराबर E2 अपॉन E1 बराबर हो जाएगा कितना, p sin थीटा अपॉन 2p cos थीटा, p से p कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा होने वाला 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा का मान tan थीटा होता है, कितना होता है tan थीटा, ठीक है। तो कहेंगे tan फाई बराबर E2 अपॉन E1 बराबर 1/2 tan थीटा, ठीक है। ये मान होने वाला है, इसको हम लोग और निकाल लेते हैं, एक लाइन और लिख सकते हैं। अगर हमें निकालना हो फाई का मान, अगर हमें E1 E2 का मान दिया हो तो हम कह सकते हैं देखिए tan
फाइव बराबर E2 बट्टे में E1, तो कहते हैं दिस इंप्लाई दैट फाइव बराबर टेन इनवर्स E2 बट्टे में E1। ये फार्मूला ड्राइव होता है, ठीक है। तो ये भी फार्मूला होता है हमारा, है ना, एंगल फाइंड आउट करने के लिए, परिणामी एंगल, परिणामी ना रिजल्टेंट एंगल फाइंड आउट करने के लिए, परिणामी कोण फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये कैसे आता है ये भी हमने बता दिया आपको। तो देखिए हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे हैं, है ना, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी में देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री का बहुत बड़ा योगदान है। तो भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए गणित का उपयोगिता बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत होने वाली है तो आप हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जो फिजिक्स के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमने दिया है, वो हमारी 7-8 वीडियोस पे है। अगर आप उसको 1 बाय 1 ऑब्जर्व करते हो तो आपको भौतिक समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी 1 बाय 1, है ना। ये फार्मूला मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। और ये फार्मूले जो हम आपको डिराइव कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, है ना, वैद्युत, स्थिर वैद्युत में हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा, है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा, आवेश घनत्व पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा, अच्छी स्थिति पढ़ी, निरच्छी स्थिति पढ़ी। ये सारे फार्मूले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरमीडिएट के लिए, नहीं, ये सारे के सारे फार्मूले आपको ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलेंगे, यही फार्मूले आपको पीजी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इसको 1 बाय 1 अच्छे से अध्ययन कर पा रहे हो। अगर आपको हायर स्टडी भी करनी है तो इन सभी फार्मूलों को 1 बाय 1 आप समझ सकते हो सही तरीके से, जो आपको अगली कक्षाओं में उच्च शिक्षा को आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए, तो आप 1 बाय 1 चीजों को समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के देख रहिए विद्या वृक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्या वृक्ष। ओके।